हेलो दोस्तों, तोहनी के सुल्तान फनी बॉय में स्वागत हो। तो आज हम पढ़े वो क्लास 10 के इतिहास यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होलो। तो ओकरा समझे से पहले हम ओकरा बतेबो कि यूरोप आखिर हो कहाँ देश है दुनिया में, तब राष्ट्रवाद के समझिए। पहले यूरोप के समझ ले कि यूरोप हो कहाँ। ठीक हो। तो यहाँ पे जैसे कि देख रही गोल का घेरवा हो, वही 7 महादेश हो। तो यही 7 महादेश में आदमी रहो तुम। यह यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक हो। ये 7 महादेश में आदमी रहो तुम। बाकी जितना सब दिख रहे हो वाइट सब महासागर हो, सब में पानी भरल हो। ठीक हो। यूरोप 46 देश के एक समूह हो। एक में सबसे बड़ा शहर लंदन हो। और रूस एक ऐसा देश हो जो यूरोप में भी हो और एशिया में भी हो, इसलिए रूस के यूरेशिया भी बोलल जाओ। क्लास 10 के हम हिस्ट्री लेकर लियो। ये हमारे को स्टूडेंट के डिमांड हलो, तो हम हिस्ट्री स्टार्ट कर लियो आज। तो हम तो नहीं सबके शुरू से पढ़े वो, जैसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय हो, समाजवाद एवं साम्यवाद, ये सब चीज़ पढ़े वो। इतिहास 2 वर्ड से बना हुआ है, इति और हास। इति मतलब ऐसा अवश्य ही, और हास मतलब अतीत काल में कोई घटना हुआ होगा। मतलब अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो इतिहास का मतलब यही हो गया कि बीती हुई घटना को अगर फिर से उजागर किया जाए तो उसको इतिहास कहते हैं। जो घटना बीत चुका है उसको फिर से उजागर करने को इतिहास कहते हैं। तो इतिहास के पिता हेरोडेट्स को कहा जाता है, जो यूनान देश के निवासी थे, और इसने संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी को प्रस्तुत किया। जबकि जम्मू कश्मीर में जो इतिहास है उसके बारे में कल्हन की प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी से मिलता है। तो इतिहास के बारे में डॉक्टर एस कृष्णन क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि इतिहास क्या है? इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलता रहने वाला विषय है। ठीक है। अतीत जो बीत चुका है, वर्तमान जो गुजर रहा है, भविष्य जो आएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। ठीक है। अगर राष्ट्र का मतलब अगर देश समझा जाए तो यूरोप में देशवाद का उदय हो जाएगा। ठीक है। तो यूरोप में ऑलरेडी बहुत सारा देश है, तो देश का उदय क्यों होगा? ठीक है। तो राष्ट्र का मतलब देश नहीं है तो फिर क्या है? तो राष्ट्र का मतलब यही होता है कि आप किसी भी देश का विकास के लिए आप क्या योगदान करते हैं। ठीक है। देश के प्रति भक्ति, श्रद्धा, देश के प्रति प्यार ही राष्ट्रवाद है। वो बोलते हैं ना कि आप नेशनल नहीं रहे, अब आप एंटी नेशनल हो गए। आजकल डिबेट में सुनते होंगे न्यूज़ में। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आप समझ जाएंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। I cannot speak English very properly because my mother tongue is Hindi and my understanding of nationalism is कि मातृभाषा मेरी हिंदी है, आपकी नहीं है, इसलिए हम आपके ऊपर हिंदी नहीं थोपें। हमारा नेशनलिज्म का यही परिभाषा है। मॉडरेटर साहब कह रहे थे कि मतलब मारिएगा मत, हम लोग बहुत मॉडरेट रहेंगे आपके। हमारा नेशनलिज्म ये भी कहता है कि आपके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए और अपोजिट थॉट के प्रति जो है आप मॉडरेट रहिए। तो हमारा नेशनलिज्म ये भी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपने शुरू किया है नेशनलिज्म, बताइए आप हमारे सर का अपमान कर रहे हैं। सर ने बताया, अभी बताया ना उन्होंने, कि नेशनलिज्म का इतिहास इंडियन ट्रेडिशन में बहुत पुराना है। इतना पुराना है कि हो सकता है कि उसकी शुरुआत अयोध्या से होती हो। तो उसकी शुरुआत हम कहाँ करेंगे सर? एक सर ने कहा कि इसको कल्टीवेट करना पड़ता है। सर मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है कि पोलियो ड्रॉप के साथ नेशनलिज्म का भी ड्रॉप, पहले जो है गर्भवती महिला को टीका लगाया जाए और जब बच्चा पैदा हो जाए तो 2 बूंद जिंदगी के और 2 बूंद राष्ट्रवाद। तो यह वीडियो देखकर आप लोग अच्छा समझ गए होंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होती है। समझ रहे ना?
अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो आप नेशनल है या एंटी नेशनल है देश के लिए, वो आपको सोचना है। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। राष्ट्रवाद का विकास का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद का विकास का मतलब है देश के प्रति अच्छी सोच रखता है और देश का विकास करता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का एक चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था कि किसी राज्य में शासन करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं? तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक का समय मेटरनिख काल कहा जाता है। यह एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका मूल मंत्र था परिवर्तन में बाधा पहुंचाना। चौथा क्वेश्चन है सामंतवाद क्या है? वैसे शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, जिसे सामंतवाद कहते हैं। जमींदारों का मतलब यही है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है, जिसका एकड़ में, जिसका बीघा में ज़मीन है, जिसका बहुत सारा ज़मीन है और उस ज़मीन पे किसान लोग को खेती कराया जाता है, ठीक है। और जिसका पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो गया वो तो सामंत हो गया, वो समर्थ हो गया, और किसानों तो उस पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो किसानों का शासन नहीं चलता था, किसानों का ज़्यादा अधिकार नहीं मिलता था। जिसका पास ज़्यादा ज़मीन है उसी का अधिकार और उसी का शासन चलता था, तो इसी को सामंतवाद कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी और इटली के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। 300 छोटे छोटे राज्यों का विखंडन, मतलब 300 छोटा छोटा राज्य था जो कि उसका विखंडन हो गया, वो सब एक दूसरे से अलग हो गए। अब दूसरा क्या है, राष्ट्रीयता का अभाव, उनमें नेशनलिज्म नहीं रह गया, ठीक है, देश के प्रति श्रद्धा, वो सोच, वो भावना ख़त्म हो गया। अब मेटरनिख का घोर प्रतिक्रियावादी नीति, ठीक है, मेटरनिख बहुत घोर प्रतिक्रियावादी था, वे विकास नहीं चाहता था, ठीक है। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप की नीति, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अभाव हो गया। इन्हीं 5 कारणों के कारण जर्मनी और इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था, बाधाएं आ रही थी। छठा क्वेश्चन क्या है, मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो मध्यम वर्ग से क्या समझते हैं, चलो उसको समझते हैं। समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। मध्यम कहने का मतलब है मिडिल क्लास फैमिली, न ज़्यादा गरीब है न ज़्यादा अमीर है, मतलब वो बीचों बीच में है। और और मध्यम वर्ग के अलावा एक होता है उच्च वर्ग, वो सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, और मध्यम वर्ग के लोग मिडिल क्लास फैमिली होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि निम्न वर्ग जिसको 2 समय का खाना भी मुश्किल से मिल पाता है, उसी को सर्वहारा कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे देखते हैं, समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं, जिसके पास पूंजी का अभाव होता है तथा जिसकी स्थिति दयनीय होती है। अब इसके आगे क्वेश्चन है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो ये वाला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताऊँगा।